जेन अल्फा का प्रोटेस्ट सर चढ़कर बोल रहा है, स्कूल सुधारो नहीं तो जीना हराम कर देंगे। जुलाई 2026 से देश भर के स्कूल के बच्चे अब चुप नहीं बैठे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बच्चों ने स्कूल का ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि 2 महीने से कई क्लास में मास्टर जी ही नहीं थे। माँ बाप भी साथ आए, तब जाकर सरकार ने कहा 3 टीचर भेज देंगे। जालोर के मेंगलवा गांव में भी यही हुआ, वहाँ भी टीचर नहीं थे तो बच्चों ने गेट बंद कर दिया। महाराष्ट्र, बिहार, एमपी और यूपी में भी यही हाल है। कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं स्कूल के पास दारू बिक रही है। बिहार के गया में बच्चे 4 किलोमीटर पैदल चलकर अफसर के पास गए। लखनऊ में बच्चे बारिश में 2.5 किलोमीटर चलकर सड़क जाम कर दी। नीट वाले आंदोलन के बाद बच्चों को समझ आ गया कि आवाज़ उठाओगे तो सरकार सुनेगी। अब सवाल ये है कि स्कूल में मास्टर, साफ पानी, सही खाना और अच्छी सड़क देना सरकार का काम है, तो फिर इन छोटे छोटे बच्चों को ताला, धरना और मार्च क्यों करना पड़ रहा है? हर राज्य में एक ही दिक्कत है, टीचर नहीं है, सुविधा नहीं है। तो सरकार बताएं इन खाली जगहों को भरेगी कब? क्या सरकार तब तक नहीं जागेगी जब तक 10-12 साल के बच्चे खुद सड़क पर न आए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कैसे कंगना रनौत और बाबा रामदेव में जुबानी जंग छिड़ गई है। कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच अब ऐसी जुबानी जंग छिड़ गई है कि दोनों एक दूसरे पर सीधा वार कर रहे हैं। मामला शुरू हुआ कंगना रनौत के उस बयान से जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं और महिलाओं को गटर जनरेशन कहा था। इस पर बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के बयान को गलत बताया और उनके बचपन, जवानी और बीते वक्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद कंगना रनौत ने भी पलटवार जवाब देते हुए कहा कि बाबा जी, मेरी जवानी और बेडरूम के सपने मत देखिए और मुझे चरित्र का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कंगना ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे चरित्र पर सवाल उठाने से पहले अपने पुराने विवादों को देख लीजिए। अगर किसी के बयान से असहमति है तो उसकी बात का जवाब दिया जाए या फिर उसके निजी जीवन और चरित्र पर सवाल उठाया जाए। और दूसरी तरफ कंगना से भी सवाल है कि पूरे युवा वर्ग को गटर जनरेशन कहना आखिर कितना सही है? नेताओं और बड़े लोगों की जुबानी लड़ाई में आखिर निशाना बार बार आम युवा ही क्यों बनता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं महाराष्ट्र में ड्राइवरों के लिए मराठी जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो, टैक्सी और ऐप वाली कैब वाले ड्राइवरों के लिए मराठी का काम चलाऊ ज्ञान जरूरी कर दिया है। मतलब ड्राइवरों को इतनी मराठी तो आनी ही चाहिए, सवारी की बात समझ सके और उससे बात कर सके। 18 अगस्त से आरटीओ ने ऐसे ड्राइवरों की जांच भी शुरू कर दी है। जिस ड्राइवरों को मराठी नहीं आती उसे पहले 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान उसे मराठी सीखकर तय मानक पूरा करना होगा। अगर 30 दिन बाद भी नियम नहीं माना जाता तो 3 महीने तक लाइसेंस रोकने की कार्रवाई हो सकती है और आगे लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भाषा सिखाने के नाम पर किसी गरीब ड्राइवर की रोजी रोटी रोकना क्या सही है? अगर कोई आदमी सालों से महाराष्ट्र में रहकर ईमानदारी से ऑटो चला रहा है तो क्या उसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ उसकी भाषा हो गई है? और अगर भाषा इतनी ही ज़रूरी है तो क्या सरकार इन ड्राइवरों को मराठी सिखाने की मुफ्त व्यवस्था करेगी या बस लाइसेंस रोककर अपना काम करेगी? सरकार से ये सवाल पूछना ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरावली की। वो पहाड़ियाँ जो दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। कभी यहाँ दूर दूर तक पहाड़, जंगल और हरियाली दिखती थी, लेकिन कई जगहों पर लगातार पत्थर निकालने के लिए पहाड़ों की खुदाई की गई और अब ज़मीन सूखी और बंजर दिखने लगी है। पहाड़ काटे गए, पत्थर निकाला गया और पीछे रह गए बड़े बड़े गड्ढे और सूखी ज़मीन। अब सवाल ये है कि इससे पहाड़ का नुकसान हुआ या फिर इसका असर जंगल और जानवरों पर भी पड़ा? बिल्कुल पड़ा, क्योंकि जंगल और पहाड़ अलग अलग चीज़ नहीं है। पहाड़ रहेगा तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो जानवरों को रहने और घूमने की जगह मिलेगी। लेकिन जब पहाड़ ही काट दिए जाएंगे तो हिरण, तेंदुआ, नीलगाय और दूसरे जंगली जानवरों का घर और उनके आने जाने का रास्ता भी टूटेगा। इसका असर पानी पर भी पड़ता है, क्योंकि अरावली का इलाका बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाने और ज़मीन के नीचे का पानी बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। सरकार की अपनी रिपोर्ट में भी अरावली को रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोकने, ज़मीन के नीचे पानी भरने और पेड़ पौधे और जानवरों को बचाने के लिए ज़रूरी बताया गया है। अब जरा सोचिए, अगर पहाड़ काटकर ज़मीन को ऐसे ही खोखला करते रहें तो आने वाले समय में यहाँ रहने वाले इंसान और जानवर दोनों कहाँ जाएंगे?
यही वजह है कि अरावली में पहाड़ों की खुदाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने भी माना कि इस इलाके में हो रही खुदाई और प्रकृति के नुकसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल अदालत ने अरावली की सीमा और किन इलाकों में खुदाई हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण की। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और जिस ज़मीन पर हमारा घर बसा है, साल 2026 की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि दुनिया में पर्यावरण की हालत बताने वाली रिपोर्ट में 177 देशों में भारत 176वें नंबर पर है। यानी भारत से नीचे सिर्फ एक देश है। अब जरा अपने आसपास के देशों को ही देख लीजिए। भूटान 92वें नंबर पर है, श्रीलंका 94वें नंबर पर है, नेपाल 128वें नंबर पर है और पाकिस्तान 157 नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश 175वें नंबर पर है। मतलब हमारे पड़ोसी देशों में भी भारत से ऊपर कई देश खड़े हैं। अब जरा सोचिए, जिस देश को विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने का दावा किया जाता है, वही पर्यावरण के मामले में आखिर पायदान पर क्यों खड़ा है? भारत की हवा इतनी खराब क्यों है? पानी गंदा क्यों है? और जंगल लगातार क्यों घट रहे हैं? सरकार से सीधा सवाल है, विकास के नाम पर जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो क्या पेड़ और जंगल काटने के आदेश दे दिए जाता है? अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के प्रोजेक्ट आते हैं तो जंगल और पेड़ों की कीमत कौन तय करेगा? क्या सरकार बताएगी कि पेड़ काटकर बनने वाले इन प्रोजेक्टों से आम आदमी को क्या मिल रहा है और इसकी कीमत हमारे पर्यावरण को क्यों चुकानी पड़ रही है? अगर दूसरे देश अपने जंगल, हवा और पानी बचाकर आगे बढ़ सकते हैं तो भारत 176वें नंबर तक कैसे पहुंच गया? आखिर गलती कहां हो रही है और उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।